अगर आप समझना चाहते हैं कि पाकिस्तान ऐसा क्यों करता है, तो पहले ये समझिए कि पाकिस्तान खुद को क्या समझता है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जो आप मैप पे देखते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान के दिमाग में भी वही हो। पाकिस्तान को लगता है कि वो एक कंट्री नहीं, वो बल्कि एक मिशन है। कभी अल्लाह का मिशन है, कभी हिस्ट्री का एक मिशन है, कभी मुगल एम्पायर का है और कभी पेंटागन का। सोचिए, पाकिस्तान अपने आप को एक बड़ी गैरिसन समझता है, जहाँ पे एक मिलिट्री कैंप है और मिलिट्री रूलर्स हैं जो अपने आप को एक रिपब्लिक कहते हैं। यहाँ पे यूनिफ़ॉर्म ही सब कुछ है और सिविल लोग बस एक बैकग्राउंड का कैरेक्टर हैं जो कि फिलर्स का काम कर रहे हैं। अगर लाइफ में आपको ऊपर जाना है तो आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो यूनिफ़ॉर्म पहन लीजिए या तो क्लाशिनकोव उठा लीजिए। आपका लाइफ में और स्टेटस हायरार्की बढ़ जाएगी। पाकिस्तान फ्यूडल सिस्टम का एक बहुत बड़ा अपग्रेडेड वर्ज़न है जहाँ पे न्यूक्लियर पावर आपको कॉम्प्लीमेंट करती है। आर्मी यहाँ देश की सेवा नहीं करती है, दरअसल पूरा देश ही आर्मी की सेवा करता है और यहाँ के जनरल्स वो तो एक स्टार्टअप के फाउंडर्स हैं। जिसका नाम है सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि फंड किया जाता है बाय फियर एंड फॉरेन एड से। पाकिस्तान के पास में मिथ्स की कोई कमी नहीं है। पहला मिथ इनके पास में हर वीक के लिए एक नया मिथ तैयार होता है। वो कभी अपने आप को मुगल का वारिस बोलेंगे, दूसरे वीक में अपने आप को उमा का डिफेंडर बोलेंगे, तीसरे वीक में अमेरिका का एलाई, और अभी रिसेंटली इन्होंने एक नया टर्म कॉइन कर लिया अपने आप को, चाइना का आयरन ब्रदर। बेसिकली ये रोम भी है, मेक्का भी है और सिलिकॉन वैली भी। एक ही पैकेज में इन्होंने वर्ल्ड टूर का सब्सक्रिप्शन ले लिया। पर प्रॉब्लम ये है कि स्टोरीज़ आपस में मिलती नहीं है। अगर ये अपने आप को उम्मा का सेवियर कहते हैं, तो ये अफ़गानिस्तान में बॉम्ब क्यों गिराते हैं? और अगर ये अपने आप को फ़लस्तीन में चैंपियन कहते हैं, तो उनके लिए ग्राउंड पे क्या करते हैं? और अगर ये अपने आप को मुगल्स के वारिस बोलते हैं, तो ओटोमन फ्लैग को टिकटॉक पे क्यों चिपका रहे हो? ये ऐसा है जैसे कि चूज़ योर सिविलाइजेशन का आपने गेम खेला था और सब पे टिक कर दिया हो। वेल वेल सवाल ये है कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान और ईरान से इतना ज़्यादा डर क्यों लगता है, जितना वो डर इंडिया से भी नहीं लगता इनको? देखिए सिंपल है, पाकिस्तान को पता है कि अगर वो इंडिया से लड़ेंगे तो उनकी हार तय है। बिकॉज़ इंडिया लैंड के मामले में हो, पॉपुलेशन के मामले हो, डेमोग्राफी के मामले में हो, मिलिट्री, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, इन सारे मामले में हमने पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो इनको पता है कि इंडिया से लड़ेंगे तो इनको हार मिलनी तय है, तो दे आर मेंटली रेडी विद दैट। बट पाकिस्तान और ईरान इन्हें एक चैलेंज देते हैं, ये इनके लिए एक मिरर है। समझिए, अफगानिस्तान ये दिखाता है कि जब कंट्रोल से बाहर निकलती तो क्या क्या हो सकता है, और ईरान इन्हें यह दिखाता है कि रिलीजन के साथ भी एक सिविलाइजेशनल डेप्थ हो सकती है विदाउट बेगिंग लोन्स। दोनों कंट्रीज पाकिस्तान की उम्मा वाले इल्यूजन को तोड़ देती हैं, क्योंकि उनके यहाँ भी इस्लाम है, वो इस्लाम को फॉलो करते हैं, बट वो इस्लामाबाद की स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन इन पूरी कॉमेडी के बीच में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी है। अब बलोच लोग से पूछिए, जिन्हें अपने हक मांगने की सजा मिलती है, उनकी फैमिली वाले पर्सन को काट दिया जाता है, उनके फैमिली के मेंबर गायब हैं। आज आज मीर या बलोच जैसे लोग सामने आके रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने हक के लिए। उन अफ़गानिस्तान से पूछिए जिनके अमेरिका और पाकिस्तान के इंटरेस्ट ने पूरे अफ़गानिस्तान को तबाह कर दिया और अफ़गानिस्तान अपने ही देश में रेफ्यूजी जैसे बन के घूमते रहे, एंड पाकिस्तान में कुछ जाके सेटल हुए, बाद में पाकिस्तान ने उन्हें बाहर निकाल दिया। और आज के समय में ख्वाजा आसिफ जैसे लोग उन्हें धोखेबाज बोलते हैं। धोखेबाजी कौन कर रहा है से पूछिए, पाकिस्तानियों से पूछिए। और उन फ़िलिस्तीनियों से पूछिए जिन्हें सिर्फ़ स्पीच मिलती है, पर मदद कभी नहीं मिली। एक्चुअल ग्राउंड में क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान ने कभी भी जानने की कोशिश नहीं की, सिर्फ़ स्पीच दिया। पाकिस्तान मुस्लिम यूनिटी का स्लोगन तो ज़रूर देता है, पर आयरनी ये है कि इनकी पॉलिसी ने ही सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को नुकसान पहुँचाया है। जब आपका नेशनल आइडेंटिटी ही एक फोर्ट्रेस बन जाए, तो पीस अननेचुरल लगता है। ट्रीटीज़ फेल होती हैं, अकॉर्ड टूट जाते हैं, क्योंकि सिस्टम को ज़िंदा रखने के लिए वॉर ज़रूरी है। सोच के देखिए, अगर अमन आ गया, तो जनरल्स का जस्टिफिकेशन खत्म, बजट, फ़ियर और मिथ सब चला जाएगा। ये बिल्कुल एक ऐसा हॉरर मूवी जैसा है जहाँ पे विलन मर भी नहीं सकता है, रिटायर भी नहीं हो सकता है, और हर डिकेड एक नई सीक्वल आ जाती है। अब नया सीक्वल जो आया है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, जो अपने आप को परमानेंटली डिक्टेटर घोषित कर चुका है। फनीस्ट पार्ट इज़ दैट पाकिस्तान मुगल एम्पायर बनने का सपना देखता है, पर नेहरू जी के एक मास्टर स्ट्रोक ने उसे मुगल में लेफ्ट ओवर में बदल दिया। अपने आप को फोर्ट्रेस ऑफ इस्लाम कहता है, पर हर सुपर पावर से रेंट पे ले लेती। एक डिकेड पे अमेरिका का मेजर नॉन नेटो अलाई, दूसरे डिकेड पे चाइना का आयरन ब्रदर। बेसिकली हूएवर पेज रेंट वेलकम टू रावलपिंडी गेस्ट हाउस। सो पाकिस्तान की असली जंग बॉर्डर पे नहीं चलती है, वो चलती है दिमाग के अंदर। पिछले 75 साल से ये मुगल उमा मिलिट्री एंड मॉडर्न बनने की कोशिश कर रहे हैं और आखिर में कुछ भी पूरा नहीं कर पाए।
नए अपने आप को मुगल का वारिस डिक्लेयर कर पाए, हुमायूं नैनन कभी पीस ले पाए, मिलिट्री इनकी कितनी अच्छी है आपको पता है, चाहे वो 1971 का वॉर रहा हो जहाँ पे 93,000 की पतलून उतरी हो, या अभी टीटीपी जब इनकी पतलूनें उतारी थी। और मॉडर्न बनने की कोशिश की क्या कहना कि जैसे JF-17 जैसे प्लेन इनके ग्राउंडेड पड़े हुए हैं, और जब वॉर टाइम आती है तो ये अंदर भाग जाते हैं। आगे का रास्ता मिसाइल और स्लोगन से नहीं निकलेगा, निकलेगा ट्रुथ, अकाउंटेबिलिटी और सिविलियन कंट्रोल से, जहाँ पे रियली डेमोक्रेटिक पावर को एक्सरसाइज करने का मौका लगेगा। तब तक पाकिस्तान अपने पास्ट, अपने नेबर और अपने इल्यूजन से ही लड़ता रहेगा, क्योंकि कभी-कभी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जंग पाकिस्तान खुद से करता है। और एक बात कही जाती है पाकिस्तान के लिए कि जंग कदों जीतिया नहीं, इलेक्शन कदों हारिया नहीं। वेल, ये था वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉन्फ्लिक्ट एक्स। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद।